नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन से लौट रही महिलाओं को डंपर ने रौंदा। पंजाब के मानेसा की रहने वाली 3 महिलाओं की मौत। पीएम मोदी ने गुरुवार को 18वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से संबंध रहे। भाषा और संस्कृति में दिखती है इसकी झलक। केरल में 17 साल की लड़की ने YouTube देखकर दिया बच्चे को जन्म। माता पिता से छुपाए रखी प्रेगनेंसी की बात। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक मिनी बस खाई में गिरी। इस हादसे में 8 लोगों की जान गई। पीएम मोदी ने गुरुवार को 18वें आसियान सम्मेलन में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान दिखाते हैं। इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के हो रहे समिति में मोदी वर्चुअली जुड़े। इसमें आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी, कोरोना, स्वास्थ्य, व्यापार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के मुखिया शामिल हुए। यह सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें आसियान और भारत को टॉप लेवल पर बातचीत का मौका मिलता है। सरकार के मुताबिक आसियान भारत साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सभ्यता के मजबूत आधारों पर बेस्ड है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा हुआ। एक मिनी बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मौके पर रेस्क्यू चला रहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने डोडा के डीसी विकास शर्मा से बात की है। घायलों को जीएमसी डोडा शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरह की भी मदद की जा रही है और जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी उसे मुहैया कराया जाएगा। मिनी बस जब सुईगुवारी इलाके में पहुंची तो चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधा खाई में उतर गई। खाई में लुढ़कने के दौरान मिनी बस के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसमें सवार कई यात्री तो वाहन से निकलकर बाहर चट्टानों पर गिरे, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में कुछ ही देर बाद सेना के जवान स्थानीय लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिनी बस के परखच्चे उड़ गए थे। वहीं गाड़ी से इधर उधर गिरे लोगों में 8 लोगों ने तो वहीं दम तोड़ दिया था। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है और यूपी के 5 जिलों से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान 24 अक्टूबर को मैच में पाकिस्तान की जीत और भारत की हार पर खुशियां मनाने वाले और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को T20 मैच हुआ था, जिसमें भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यूपी समेत देश के कई हिस्सों में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे और नारे लगाकर पाक की जीत पर खुशियां मनाई थी। बरेली, बदायूं, सीतापुर और आगरा में दर्ज थे मुकदमे। साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक बदायूं का रहने वाला है। 24 अक्टूबर को उसने फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर और पाकिस्तान के झंडे की फोटो लगाकर जश्न मनाया था। वहीं बरेली के 2 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला और शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज की। सीतापुर में भी पाकिस्तान के समर्थन में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने पर एक युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य आरोपी बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का समर्थन किया और भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में अपशब्द लिखा। वहीं आगरा के जगदीशपुर थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप है कि भारत की हार पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई और देश विरोधी नारे लगाए गए।
आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले किरण को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह और आर्यन खान के साथ सेल्फी लेकर चर्चा में आए किरण गोस्वामी को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। किरण की गिरफ्तारी विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई युवकों को ठगने के मामले में हुई है। बुधवार देर रात से किरण के पुणे में सरेंडर करने की चर्चा थी, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। किरण को पुणे की शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल उसे फारस खाना पुलिस स्टेशन में रखा गया है और पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता खुद उससे पूछताछ करने पहुंचे हैं। दरअसल किरण के खिलाफ धोखाधड़ी के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि उसकी गिरफ्तारी पुणे में 2018 में दर्ज एक मामले में हुई है। इसमें देशमुख नाम के एक युवक ने किरण के खिलाफ मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया था। पुणे पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने किरण की गिरफ्तारी के बाद कहा कि 2018 के एक फ्रॉड केस में हमने आरोपी को सुबह 3 बजे एक लांच से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 10 दिनों से गोस्वामी को पकड़ने के लिए टीमों ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में छापेमारी की थी। टीम लगातार मुंबई, लोनावाला, नवी मुंबई और कुछ अन्य शहरों में सर्च कर रही थी। जांच में सामने आया कि यह नकली दस्तावेज के सहारे सचिन पाटिल बनकर पुणे के एक लॉज में छिपा था। जांच में यह भी सामने आया है कि यह स्टॉप क्राइम नाम से एक एनजीओ भी चला रहा था। खुद को यह एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापारी बताता था। बेकाबू डंपर ने 5 महिलाओं को रौंदा, मौके पर ही 3 महिलाओं की मौत हो गई। एक बेकाबू डंपर ने किसान आंदोलन स्थल से कुछ ही दूरी पर फुटपाथ पर बैठी 5 महिलाओं को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में पंजाब की रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 बुजुर्ग महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। एक की हालत गंभीर होने पर उसे बहादुरगढ़ नागरिक अस्पताल से रोहतक PGIMS रेफर किया गया। इस हादसे पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार से पीड़ित परिवारों को मदद देने और घायलों के इलाज की मांग की है। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुई इन सभी महिलाओं का टिकरी बॉर्डर से काफ़ी पहले बहादुरगढ़ बाईपास स्थित फ्लाईओवर के नीचे कैंप था, जिसमें यह करीब 20 दिन से ठहरी हुई थी। किसान आंदोलन के रोटेशन के हिसाब से नया जत्था एक दिन पहले ही आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचा, जिसके चलते आज उन्हें वापस अपने घर लौटना था। सुबह करीब 6:30 बजे 5 महिलाओं का यह जत्था अपने कैंप से कुछ दूर आगे ही बाईपास पर फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। महिलाएं ऑटो का इंतजार कर रही थीं, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेनें पकड़नी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तभी झज्जर की तरफ से एक तेज रफ्तार डंपर ने फुटपाथ के बीचों बीच बैठी इन महिलाओं को रौंद दिया। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष की जमानत याचिका पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के साथ जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 3 नवंबर को होनी है। बताते चलें कि 21 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका जिला जज के कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के लिए आज 28 अक्टूबर की तारीख दी थी। अब 3 नवंबर को फैसला होगा कि आशीष जेल में रहेंगे या बाहर आएगा। इससे पहले बुधवार की देर रात हिंसा के 25 दिन बाद जिले के डीएम डॉक्टर अरविंद चौरसिया का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह सरकार ने IAS महेंद्र बहादुर सिंह को लखीमपुर की कमान सौंप दी है। सरकार ने देर रात 10 IAS और 9 IPS के तबादले किए हैं। 9 अक्टूबर को पुलिस गिरफ्त में आए आशीष मिश्रा की जब SIT को दोबारा रिमांड मिली तो उससे डेंगू की पुष्टि हो गई। उसका इलाज जिला अस्पताल में ही चल रहा था। वहीं आशीष की शुगर भी बढ़ गई। आशीष के वकील इस ग्राउंड पर भी जमानत के लिए जज से गुहार लगाएंगे। वहीं बुधवार को कोर्ट से SIT को गिरफ्तार 5 अन्य आरोपियों की भी रिमांड मिल गई है।
इनमें आरोपी सुमित जायसवाल, नंदन सिंह विश्रय, सत्यम त्रिपाठी और शिशुपाल को फिर से 2 दिन के लिए रिमांड पर लेने के आदेश दिए गए हैं, जबकि एक अन्य आरोपी की 3 दिन की रिमांड मिली है। इन सभी को गुरुवार को पुलिस रिमांड पर लेगी। एनसीआर में जहां एक तरफ ठंड बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। इसमें हैरत की बात यह है कि दिल्ली से ज़्यादातर एनसीआर के शहरों में प्रदूषण देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके दिल्ली पर तो सभी का फोकस है, जबकि एनसीआर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नियमित रूप से जारी होने वाला एयर क्वालिटी बुलेटिन भी इस तथ्य से तस्दीक करता है। विशेषज्ञों की माने तो जब तक एनसीआर में भी समान नियम कायदे लागू नहीं होंगे, दिल्ली के प्रदूषण को थामना नामुमकिन होगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में दोपहर बाद करीब आधा घंटा बादलों की गड़गड़ाहट के बीच झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी की गई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई। प्रदेश में 31 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार को प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 21 सड़कों पर यातायात ठप रहा। वहीं 22 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। शिमला में 5 और कुफरी में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य आपदा प्रबंधन सेल के अनुसार बुधवार को नेशनल हाईवे 3 दारचा से सरचू और नेशनल हाईवे 505 ग्राफू से लोसर के बीच यातायात बंद रहा। केरल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। YouTube देखकर बच्चे को दिया जन्म। हैरान करने वाली बात यह है कि लड़की ने YouTube देखकर बच्चा डिलीवर किया, जबकि उसके माता पिता को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता भी नहीं था। पुलिस ने उसके 21 साल के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला केरल के मल्लापुरम जिले का है, जहां लड़की ने 20 अक्टूबर को बच्चे को जन्म दिया। डिलीवर के 3 दिन बाद लड़की की अंधी मां को बच्चे के बारे में पता चला। लड़की डिलीवर के बाद 3 दिन तक अपने कमरे में बंद रही। डिलीवर के बाद इन्फेक्शन होने के चलते इसलिए उसे बच्चे के साथ कमरे से बाहर आना पड़ा, जहां से दोनों मां बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इस प्रेगनेंसी के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने कहा कि मां देख नहीं सकती है और पिता सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं, इसलिए वह रात को घर से बाहर रहते हैं। मां यह सोचती रही कि बेटी कमरे का दरवाज़ा इसलिए बंद करती है क्योंकि वह ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई करती है। पुलिस ने आगे बताया कि जांच में सामने आया है कि लड़की को पड़ोस में रहने वाले 21 साल के लड़के ने प्रेग्नेंट कर दिया और डिलीवरी के समय YouTube देखकर गर्भनाल काटने की सलाह दी। वडोदरा में खुला एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट, अब लोग प्लेन में खाने का लुत्फ उठाएंगे। आपको बता दें, वडोदरा शहर में तैयार हुआ गुजरात का पहला एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि यह दुनिया का 9वां एयरक्राफ्ट थीम वाला रेस्टोरेंट है। भारत में यह 4था रेस्टोरेंट है जिसे स्क्रैप विमान का उपयोग करके तैयार किया गया है। वडोदरा के अलावा एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट पंजाब के लुधियाना, हरियाणा के अंबाला और उत्तराखंड के देहरादून शहर में भी है। यह अनोखा रेस्टोरेंट वडोदरा शहर के तरसाली बाईपास में बनाया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक MD मुखी ने बताया कि उन्होंने बेंगलोर की एक कंपनी से 1.40 करोड़ रुपए में एयरबस 320 स्क्रैप विमान खरीदा था। विमान के कुछ पार्ट्स अलग कर वडोदरा लाए गए थे और फिर से इसे रेस्टोरेंट का रूप दिया गया था। मुखी ने बताया कि उन्हें रेस्टोरेंट बनाने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते प्रोजेक्ट लॉन्च करने में करीब 1.5 साल की देरी हो गई थी। विमान को रेस्टोरेंट का लुक देने में करीब 60 से 65 लाख रुपए का खर्च आया, जिससे अब इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए हो गई है। यहाँ वेटर को बुलाने के लिए फ्लाइट की तरह ही सभी सेंसर्स विमान के अंदर लगाए गए हैं। साथ ही वेटर और सर्वर एयरक्राफ्ट होस्टेस और स्टीवर्ड की तरह दिखते हैं। इसके चलते लोगों को हवाई अड्डे पर और विमान में बैठने जैसा अनुभव मिलता रहेगा। रेस्टोरेंट में पंजाबी, चीनी, इटालियन, थाई और
मैक्सिकन व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकता है। कोरोना से बचाव के लिए केरल ने नया आदेश जारी कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बचने के एक प्रयास के तौर पर गुजरात के सूरत शहर में दीपावली की छुट्टियों के बाद वापस लौटने वाले लोगों के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। सूरत नगर निगम के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि जांच सभी के लिए अनिवार्य होगी, भले ही यह वैक्सीन की दोनों खुराक ही क्यों ना लगवा चुके हों। जांच रिपोर्ट जरूरी है। जांच रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। नगर निगम में कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि शहर में कोविड-19 के मामलों में तेजी ना आए। दीपावली और अन्य छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग, विशेष रूप से शहर की हीरा और कपड़ा इकाइयों में लगे प्रवासी श्रमिक, अपने गृह नगर जाते हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी प्रदीप उमरीगर ने कहा है कि हम लोगों से छुट्टियों पर अपने घर जाने से पहले इसके टीके की दूसरी खुराक लगवा लेने का अनुरोध भी किया है। वहीं उधर कर्नाटक सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उद्यान मंत्रालय ने शुरू की कृषि उड़ान 2.0 योजना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि उनके मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की। दूर दराज के इलाकों में प्रवेश करने के लिए और विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं के लिए उचित दाम देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। सिंधिया ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है और इसका मतलब न केवल उपज के लिए बाजार में मूल्य बढ़ाना है, बल्कि उन्हें प्रतिबद्ध करना है।